अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो सीरीज़ लेक्चर्स हैं उसमें से ये 5th लेक्चर है। तो आज जो है लास्ट टाइम मतलब पहले रीकैप देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। तो उसमें बेसिकली टेस्टिंग मेथड्स थे, जिसमें हमने 3 तरह के मेथड्स पढ़े थे। ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, इंक्रीमेंटल या थ्रेड टेस्टिंग थे। फिर टेस्टिंग लेवल्स और टेस्ट मेथड्स को देखा था हमने कि हमारे पास ये वाली जो है मतलब जो टेस्टिंग मेथड्स हैं ये 3, ये जो टेस्टिंग लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे हमने कैसे मैप किया था। फिर लास्ट में हमने एक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी देखी थी कि एक अच्छी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, जो आज हमारा कवर हमने करना है वो डिबगिंग प्रोसेस है कि डिबगिंग प्रोसेस क्या होते हैं और टेस्ट केसेस क्या होते हैं। ये 2 चीज़ें आज हमने देखनी हैं। अच्छा, डिबगिंग प्रोसेस जो है ये क्यों ज़रूरी है इसके अंदर डिस्कस करना टेस्टिंग के अंदर, कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो उसके एंड पे हमें जो क्या करना पड़ता है कि अपने कोड को, मतलब हम टेस्टिंग करते हैं अपने कोड के अंदर जो है बग्स फाइंड आउट करने के लिए। तो बग्स जब हमने फाइंड आउट कर ली तो फिर उसके बाद जो है हम अपने कोड को जो है वो डीबग करना पड़ता है। क्या वो उसको जो है वो को हमने जो है वो जो भी उसके अंदर एरर आया उसको हमने रिमूव भी करना है। बग जो है हमें आइडेंटिफाई करनी है तो उसको फिक्स भी करना। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास जो डीबगिंग है वो कॉन्सिक्वेंस है ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिंग के पहले तो हमारे पास नंबर पे 1 पे टेस्टिंग होगी, फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमारे पास डीबगिंग है, ठीक है, क्योंकि साथ ही अगर होती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि इट इज़ स्टिल वेरी मच एन आर्ट अदर दैन साइंस, कि ये कोई साइंस नहीं है कि बग आपने उसको जो है फाइंड आउट करना है, उसको पकड़ना है, उसको कैरी उसको करना है या आइडेंटिफाई करना है। तो ये बेसिकली एक आर्ट है कि कुछ लोगों को जो है वो बहुत जल्दी बग्स नज़र आ जाते हैं, कि उनकी नेचर ऐसी होती है कि उनको बग्स जो हैं वो उनकी प्लेस उनको पता लग जाती है कि इस फाइल के अंदर जो है वो बग हो सकता है। तो गुड डीबगिंग एबिलिटी मे बी एन इनेट ह्यूमन ट्रेट, के वो किसी न किसी बंदे के अंदर जो है ना वो मतलब बिल्ट इन होता है कि वो जो है वो बग्स फाइंड आउट करने में बहुत अच्छा होता है। जबकि हो सकता है कि दूसरा कोई आपका कोलीग हो उसको बग्स जो हैं वो इतना इजीली आइडेंटिफाई ना कर सके। अच्छा, फिर लार्ज वेरिएंसेस इन डीबगिंग एबिलिटी एग्जिस्ट, कि हमारे पास एक बंदा हो सकता है कि बहुत अच्छा डीबगिंग पे हो बग्स फाइंड आउट करने में, और दूसरा जो है वो हो सकता है ना हो। तो इस वजह से इसके अंदर लार्ज वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो मतलब क्या है कि डिबगिंग प्रोसेस जो बिगिंस विद द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस, कि जैसे ही हम टेस्टिंग में टेस्ट केस मतलब करते हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ ही जो है हमारे पास डीबगिंग का जो प्रोसेस है वो भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे पास असेस्ड एंड असेस किए जाते हैं। और नेक्स्ट उसमें जो है जो रिज़ल्ट्स हमने असेस किए हैं टेस्ट केसेस के, उनके जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उससे जो है हम डिबगिंग प्रोसेस जो है वो मतलब कह लें कि वो निकाला जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका प्रोसीजर ये है कि हमने रिज़ल्ट्स को असेस करना है और जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ से हमें डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प आउट होता है, ठीक है, कि डिबगिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो हमारे पास क्या है, दिस डिफरेंस इज़ अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग कॉज दैट लाइज हिडन, कि हमारे पास अगर तो एक्सपेक्टेड और जो एक्चुअल रिज़ल्ट है उनके दरमियान कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि कोई एक सिम्टम मतलब है कि जो कैसी ऐसी कॉज की जो कि हमारे पास अभी तक हिडन है, ठीक है, वो अभी तक हिडन है, तो उसकी सिम्टम हमें बताता है कि जब हम रिज़ल्ट्स को असेस करते हैं। अच्छा, द डिबगिंग प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू मैच सिम्टम्स विद कॉज, के जो सिम्टम्स हमें मिलती हैं, ठीक है, तो सिम्टम बेसिकली क्या है, वो डिफरेंस है जो एक्चुअल और उसके अंदर एग्जिस्ट करता है एक्सपेक्टेड के अंदर, तो वो उस कॉज के साथ
मतलब हमने मैच करना होता है, मैप करना होता है, ताकि हम एरर करेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें क्या है कि डीबगिंग प्रोसेस जो है इसके अंदर जो मेन पॉइंट है कि एक हम सक्सेसफुल टेस्टिंग के बात करते हैं, और दूसरी बात ये कि आर्ट है, और फिर ये है कि टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के साथ ही डिबगिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिज़ल्ट्स को हम असेस करते हैं, तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इनकाउंटर्ड होती है, और बेसिकली जो डिफरेंस आता है वही हमारे पास सिम्टम है कि कोई ना कोई कॉज ऐसी है जो ये मतलब कह लें कि ये एरर आ रहा है बार बार, कि डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और वो जो कॉज है वो हिडन है, और फिर हम डिबगिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि उस सिम्टम को जो कॉज है उसके साथ मैप करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास जो एरर करेक्शन है वो हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारे पास डिबगिंग इतनी मुश्किल क्यों है। पहली तो बात है यही कि सिम्टम और जो उसकी कॉज है, ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत दूर हो, कि फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेन का फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर 3-4 हमने मतलब ये कहना है कि F1 एक कॉल किया, F2 कोई फंक्शन है, ठीक है ना। इसी तरह ये F1 की डेफिनेशन ये है, और ये F2 की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये कोड स्टार्ट से रन हो रहा था, अब यहाँ पे कोई एरर आ रही है, ठीक है, और हो सकता है फिर हम जाके इसकी कॉल में देखें कि यहाँ पे ये कॉल यहाँ से हुई है, तो हो सकता है कि जो इससे पहले वाला कोड है उसके अंदर तो कोई एरर नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हो सकता है कि सिम्टम और कॉज के सिम्टम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से यहाँ पे आई हैं, ठीक है, या यहाँ पे रन होते हुए आई हैं कि F1 के अंदर रन होते हुए कोई कोड स्टेटमेंट के अंदर एरर आया, तो उसकी कॉज कोई पीछे थी, ठीक है, तो ये जोग्राफिकली रिमोट हो सकती हैं, इस वजह से डिबगिंग मुश्किल हो सकती है। अच्छा, फिर हो सकता है कि सिम्टम में डिसअपीयर टेम्परेरी व्हेन अनदर एरर इज़ करेक्टेड, हो सकता है कि यहाँ पे जो पीछे कोई एरर हमने करेक्ट किया है तो उसकी वजह से टेम्परेरी डिसअपीयर हो जाए, या ये हम जो C++ के अंदर मतलब ये कह लें कि जो करते हैं कंस्ट्रक्टर को जो मेमोरी एलोकेशन है जिसको हम कहते हैं कि गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शंस जो है वो भी इससे रिलेटेड एक फिनोमेना है कि हो सकता है अगर मेमोरी पड़ी हुई है तो वो गार्बेज कलेक्शन की वजह से एरर ना आ रहा हो, अगर मेमोरी नहीं पड़ी हुई हो सकता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो वो एरर आ सकता है। अच्छा, द सिम्टम में एक्चुअली भी कॉज्ड बाय नॉन एरर्स राउंड ऑफ एक्यूरेसीज, तो हो सकता है कि जो हम एरर्स इनको कंसीडर नहीं करें उसकी वजह से भी हमारे पास वो सिम्टम्स आ रहे हैं कि सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, नॉन एरर्स की वजह से भी। द सिम्टम में भी कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर दैट इज़ नॉट इजीली ट्रेस्ड, कि हमारे पास कुछ ह्यूमन एरर की वजह से भी बीच में एरर आ सकते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल जो है वो दूसरे के साथ सही तरीके से कनेक्ट नहीं की हुई, तो वो हमारे पास या हम वैल्यू जो है वो सही तरीके से नहीं दे रहे, तो तब भी जो है वो मतलब सिम्टम आ सकती हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से वो कॉज की जा सकती है। अच्छा, फिर ये है कि सिम्टम में बी रिज़ल्ट ऑफ टाइमिंग प्रॉब्लम रादर दैन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये कह लें कि मतलब एक टाइम पे वो सही चल रहा था और अगले टाइम पे वो ठीक नहीं चल रहा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं कि प्रोसेसिंग का एरर नहीं होता, वो टाइम के हवाले से होता है, ठीक है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस इनपुट कंडीशन सच एज एसिंक्रोनस रियल टाइम इंफॉर्मेशन, तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास इनपुट कंडीशंस जो हैं उनको जो है मतलब एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता हो, कि जैसे हम एसिंक्रोनस रियल टाइम इंफॉर्मेशन है तो उसके अंदर जो है हमारे पास इनपुट कंडीशंस जो होती हैं वो हमेशा ये कहना है कि हमारे पास वेरी कर रही होती हैं, तो इसकी वजह से उनको एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, द सिम्टम्स में भी इंटरमीडिएंट सच एज इन एम्बेडेड सिस्टम्स, अब ये क्या है इंटरमीडिएंट का क्या मतलब होता है कि वो एक दफ़ा आती है फिर ख़त्म हो जाती है, तो अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोई ऐसा सिस्टम है कि जो एम्बेडेड सिस्टम है तो उसकी वजह से वो कभी एरर आ रहा है नहीं आ रहा,
कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि वो हार्डवेयर सही इंटरफेस हुआ हो तो एरर ख़त्म हो जाए, और कभी जो है वो इंटरफेस सही ना हुआ हो तो वो एरर सही हुआ हो तो वो एरर ना आ रहा हो, अगर इंटरफेस सही नहीं हुआ तो एरर आ रहा होगा। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये इसमें से जो है वो चेंज है, वेरिएबिलिटी है। अच्छा, काजी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नंबर टास्क रनिंग ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो सिम्टम जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। वो किस तरह से कि नंबर ऑफ़ टास्क अगर रन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक P1 है प्रोसेस और ये एक P2 है, ये एक P3 है। अब इन प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टास्क हैं, ठीक है। एक T1 टास्क है और एक लेट से T2 टास्क है। तो ये जो लिस्ट ऑफ टास्क हैं प्रोसेस P1 के अंदर, तो ये कह लें कि हमारे पास इनके अंदर भी हो सकता है कि हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोसेस P1 के अंदर एरर है, लेकिन हम ये नहीं आइडेंटिफाई, ये भी हो सकता है कि हमारे पास इन डिफरेंट टास्क के अंदर जाके हमें देखना होता है कि किस में एरर आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास अब अगर मतलब एरर बग आ जाता है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। तो डिबगिंग स्ट्रैटेजीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि फाइंड करना एरर्स को, किसी सिम्टम को, और उसका जो कॉज है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर एरर की, उसको फाइंड करके उसको करेक्ट करना बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन, इंट्यूशन एंड लक। कि हमारे पास को लक से भी हमें पता लग जाता है कि ये एरर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। डिबगिंग मेथड्स एंड टूल्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर केयर इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन कंप्लीट डिज़ाइन मॉडल एंड क्लियर सोर्स कोड। तो ये डिज़ाइन जो डिबगिंग मेथड्स हैं ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हमारे पास कंप्लीट डिज़ाइन मॉडल या क्लियर सोर्स कोड की हम केयरफुल जो है इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेन डिबगिंग स्ट्रैटेजीज़ के, एक तो पहले ब्रूट फोर्स है, फिर बैक ट्रैकिंग है, फिर कॉज एलिमिनेशन है, ठीक है ना। तो इस डिबगिंग स्ट्रैटेजीज़ में हम लोगों ने पहले तो उसका एम देखा कि हमारे पास उसका क्या है कि एम डिबगिंग स्ट्रैटेजीज़ का क्या है कि एरर्स को फाइंड आउट करना, उनको करेक्ट करना। फिर उसके बाद ये कि सिस्टमेटिक वैल्यूएशन, इंट्यूशन और लक की जो है कॉम्बिनेशन के थ्रू बग्स फाइंड आउट की जाती हैं। और जो बगिंग मेथड्स हैं, डिबगिंग मेथड्स, वो एक उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम कंप्लीट डिज़ाइन मॉडल और क्लियर सोर्स कोड की जो है वो केयरफुल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो डिबगिंग स्ट्रैटेजीज हमारे पास 3 तरह की हैं, ब्रूट फोर्स है और एक बैक ट्रैकिंग है और एक कॉज एलिमिनेशन है। अच्छा, ब्रूट फोर्स का मतलब ये होता है कि तमाम कॉम्बिनेशंस को हमने देखना है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज है लीस्ट एफिशिएंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोस्ट कॉमनली यूज है क्योंकि इसमें तमाम हम अंत तक कोशिश कर देते हैं। और लीस्ट एफिशिएंट इस वजह से है कि हम तमाम जो है वो लाइंस या तमाम फाइल्स को जो है वो चेक करते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूज व्हेन ऑल एल्स फेल्स, कि जो तमाम बाकी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमने ये लास्ट में पढ़ी हैं, बैक ट्रैकिंग का, कॉज एलिमिनेशन हम पढ़ेंगे, अगर वो फेल हो जाती हैं तो तब हम ब्रूट फोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मेमोरी डम्प्स, रन टाइम ट्रेसेस एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो ये मतलब इन चीज़ों को यूज़ करती है कि रन टाइम ट्रेसेस को, आउटपुट स्टेटमेंट्स को, ठीक है, और मेमोरी डम्प्स को। तो हर चीज़ को हम जो है वो देख के, क्योंकि ब्रूट फोर्स का मतलब है कि हम तमाम चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं कि हम अंत तक हर तरह से कोशिश करते हैं कि एरर को फाइंड आउट कर सकें, बग को पकड़ सकें वो कहाँ पे आती हैं। लीड्स मेनी टाइम्स टू वेस्टेड एफर्ट एंड टाइम, कि हमारे पास वेस्टेड एफर्ट और टाइम आ जाता है कि हमारे पास वो एरर जो है वो फाइंड मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइम और जो है वो हमारे पास एक छोटी सी एरर होती है लेकिन वो ज़ाहिर है पकड़नी तो होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा टाइम और एफर्ट जो है वो हमारा ज़ाया हो सकता है इसकी वजह से। अच्छा, नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है वो बैक ट्रैकिंग है। तो ये क्या है, कैन बी यूज सक्सेसफुली इन ऑल स्मॉल प्रोग्राम्स, कि जहाँ पे हमारे पास स्मॉल प्रोग्राम है, ठीक है, कि हमारे पास एक लूप से फॉर एग्जांपल दूसरे लूप के अंदर जाना है, कि ये हमारे पास एक कोड था और ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है, ये L1 लूप है और ये L2 लूप है, ठीक है। अगर हमने इसके अंदर रन कर रहे थे तो हमने दूसरा मतलब इसके अंदर जाना है, तो फिर हम वहाँ पे जो है मतलब बैक ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हैं कि पहले हमने इसको देखा और जहाँ से वो कंडीशन के अंदर एरर आ रहा था तो तब वहाँ पे हम पिछले वाले लूप में चले गए, ठीक है। तो द मेथड स्टार्ट विद लोकेशन वेयर सिम्टम हैज़ बीन अनकवर्ड, कि फॉर एग्जांपल वो L2 के अंदर एरर आता है तो हम फ़ौरन ही पिछले लूप के अंदर जो है वो इसे जो आउटर लूप है वो हम उसमें जा सकते हैं,
द सोर्स कोड इज़ दैन ट्रेस्ड बैकवर्ड until द लोकेशन ऑफ कॉज इज़ फाउंड, कि हमारे पास मतलब कोड को जो है हम उसकी जो पिछली लाइनें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेन का ये हम फंक्शन कहते हैं और ये हमारे पास बहुत सारी लाइनें हैं कोड की, तो अगर लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एरर आया, ठीक है, ये हमारे पास एरर की लोकेशन है कि कोई ना कोई सिम्टम आया कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला है, तो हम इससे पीछे की तरफ जो है जो बैकवर्ड हम बैक ट्रेस करेंगे कि कहाँ पे एरर आ गया है। तो लार्ज प्रोग्राम के अंदर जो है ये मतलब जो है बैक ट्रेसिंग का जो पोटेंशियल है वो अनमैनेजेबली लार्ज हो जाएगा, तो इस वजह से हम जो है बैक ट्रैकिंग सिर्फ स्मॉल प्रोग्राम्स के तौर पे यूज़ होते हैं। और जो पिछला जो ब्रूट फोर्स है, क्योंकि ये बात हमने की थी कि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ठीक है, तो ये हर तरह के प्रोग्राम्स पे इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम स्मॉल प्रोग्राम्स पे एफिशिएंटली यूज़ करना है तो वो हमारे पास बैक ट्रैकिंग का मेथड यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज एलिमिनेशन। तो इसमें क्या है कि इंडक्शन, रिडक्शन एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी पार्टीशनिंग। तो इंडक्शन और डिडक्शन के थ्रू जो है वो हमारे पास मतलब हम इसको उस कॉज को एलिमिनेट करते हैं कि जिसके जहाँ पे हमारे पास सिम्टम आता है। तो इंडक्शन बेसिकली क्या होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल, के प्रूव दैट अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू इज़ ट्रू, देन प्रूव द जनरल केस इज़ ट्रू, कि हमारे पास स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू हमने देखना होता है कि वो ट्रू है, तो हम तब प्रूव करते हैं कि जनरल केस जो है वो भी उससे रेलिवेंट ट्रू है। इसी तरह हमारे पास रिडक्शन है, तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है कि शो दैट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम अ सेट ऑफ जनरल प्रेमिसेस, कि हम ये देखते हैं कि क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम उसकी कॉज को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक जो कंक्लूजन आया है कि मतलब हमारे पास ये एक उसका रिज़ल्ट आया, तो वो हमारे पास जनरल प्रेमिसेस के सेट की वजह से आ रहा होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन। तो हम मतलब वो जनरल की तरफ जाते हैं, तो हम वो देखते हैं। और डाटा रिलेटेड टू द एरर अकरेंस ऑर्गेनाइज टू आइसोलेट पोटेंशियल कॉजेज़। तो हमारे पास जो एरर अकरेंस से रिलेटेड जो डाटा होता है वो हम इस तरह से करते हैं कि जो पोटेंशियल कॉजेज़ हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो एरर अकरेंस से रिलेटेड डाटा होता है वो यूज़ किया जाता है कि हम पोटेंशियल कॉजेज़ को जो है वो आइसोलेट कर लिया जाए। फिर उसके बाद कॉज हाइपोथेसिस जो है वो बनाया जाता है, एंड अफर्मेंशन डेटा आर यूज्ड टू प्रूव और डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस। तो अब ये है कि हमने जो डेटा था एरर अकरेंस से वो हमने एक पोटेंशियल कॉज को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो आइसोलेट कर लिए, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया और उसके अंदर जो है हमने पहले से तैयार किया हुआ डाटा है वो यूज़ किया है ताकि उस हाइपोथेसिस को अप्रूव किया जा सके या डिसअप्रूव किया जा सके। इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे क्या किया जा सकता है कि लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज़ डेवलप्ड, ठीक है ना, तमाम जो मतलब कहीं भी एरर आया तो तमाम हम एरर देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी कॉज हो सकती है, ये भी कॉज हो सकती है सिम्टम की, तो उसके अगेंस्ट हर एक जो कॉज है उसके अगेंस्ट जो है वो टेस्ट को जो कंडक्ट किया जाता है ताकि हमारे पास हर कॉज को जो है वो हम रन करके एग्जीक्यूट करके देख सकें कि इस कॉज की वजह से आया तो उसको एलिमिनेट किया जा सके, मतलब उसको फिक्स करें। If initial test indicate that a particular cause hypothesis shows promise data refined in an attempt to isolate the bug, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास अगर तो इनिशियल टेस्ट जो है वो एक मतलब ये कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कॉज हाइपोथेसिस को जो है उसने फिक्स कर लिया है, तो डेटा को जो है वो रिफ़ाइन किया जाता है या मतलब इस तरह से कि जो है वो बग को जो है हम अलहदा से करके उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर उसको जो है वो फिक्स कर सकें। तो बेसिकली हम कॉज एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हमें सिम्टम मिलता है तो एक तो ये तरीका है कि हम जो है डिडक्शन और इंडक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो डेटा होता है जहाँ पे एरर आ रही होती है तो वो हम पोटेंशियल कॉजेज़ के थ्रू जो है वो हम उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, और ताकि हम पोटेंशियल कॉजेज़ जो है उसको अलहदा से करके फिर रिज़ॉल्व करें। फिर दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि उसको उसके अगेंस्ट जो है जब हमने ये कर लिया कि हम पोटेंशियल कॉजेज़ को जो है मतलब अलहदा कर लिया है हमने, ठीक है, उस जो पोटेंशियल कॉजेज़ से रिलेटेड डेटा है उसको हमने अलहदा कर लिया है,
तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो है एक हाइपोथेसिस डिवाइस किया जाता है, और फिर जो हमारे पास नोन डेटा है वो हम उस पर रन करते हैं, ताकि जो हाइपोथेसिस हमने डिज़ाइन किया था तो उस पर अप्रूव हो सके या डिसअप्रूव हो सके। ऑल्टरनेटिव इसका क्या हो सकता है कि हम तमाम, अगर जहाँ पे हमें सिम्टम मिला है तो उससे रिलेटेड तमाम जो कॉजेज़ आ सकती हैं हम उनको डेवलप करें, उनके टेस्ट केसेस कंडक्ट करते जाएं, और हर एक कॉज को जो है वो एलिमिनेट करते जाएं कि अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें एरर था तो चलो इसको फिक्स कर दिया, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो तमाम कॉजेज़ जो है वो उनके टेस्ट केसेस कंडक्ट किए जाते हैं और एक एक करके एलिमिनेट किया जाता है। अगर तो इनिशियल टेस्ट केसेस मतलब में जो है मतलब उसी के अंदर ही हमें पता लग जाता है, तो हम उससे रिलेटेड जो डाटा है वो हम रिफाइंड कर लेते हैं, ताकि हम बग को जो है वो आइसोलेट करके और उसको जो है वो फिक्स किया जा सके। ये हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक तो ब्रूट फोर्स हो गया जो मोस्ट कॉमनली है लेकिन लीस्ट एफिशिएंट है, और फिर उसके बाद बैक ट्रैकिंग था जो स्मॉल प्रोग्राम्स में यूज़ होती है कि हम एक जहाँ पे एरर आता है हम उसे बैक ट्रैक पीछे कर लेते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, और कॉज एलिमिनेशन में कि जहाँ पे सिम्टम आया उसकी हम पॉसिबल टेस्ट केसेस को देख लेते हैं कि ये इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं, उसके टेस्ट केसेस के अगेंस्ट जो है हम उसको रन करके उस कॉज को जो है वो रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसका जो एक बहुत ये तो हमारे पास था कि डीबगिंग प्रोसेस। तो डीबगिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये टेस्टिंग करते हैं तो उसके साथ ही हमारे पास डीबगिंग प्रोसेस का नाम होता है, क्योंकि टेस्टिंग करके हमारे पास एरर्स या बग्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो डीबगिंग भी हम मतलब यही है कि हमने उन एरर्स को करके और जो है वो एरर्स को आइडेंटिफाई करके और उनको फिक्स करना होता है। उसके बाद जो है वो टेस्ट केस कंटेन्स, इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिस्क्राइबिंग एक्शंस टू बी परफॉर्म, और साथ में इसमें क्या आता है कि टेस्ट डेटा टू बी यूज्ड। और एक तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं कि उसको कैसे परफॉर्म करना है, और टेस्ट डेटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर एक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है कि मतलब हमारे पास जो हर एक्शन है उसका एक्सपेक्टेड जो परफॉर्म किया जाएगा उसका एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है ये कि हमारे पास टेस्ट केसेस जो है वो बिज़नेस और फंक्शनल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे लिखे जाते हैं, यूज़ केसेस के बेस पे, टेक्निकल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के बेस पे। ये हमने बहुत स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट सेट है उसके बेस पे जो है वो हम टेस्ट केसेस जो है वो लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि दे कैन बी 1 to 1 और 1 to n, n to 1 और n to n एंड रिलेशन बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट केसेस। तो इसमें क्या है कि हमारे पास 1 to 1 का मतलब ये है कि एक रिक्वायरमेंट को एक ही टेस्ट केस जो है वो फुलफ़िल करेगा, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट को हमें टेस्ट करने के लिए जो है वो एक ही टेस्ट केस लिखा है, या एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए टेस्ट करने के लिए हमने मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखे हैं। इसी तरह से मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट केस लिखा है। इसी तरह हमने मल्टीपल केस टेस्ट रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने के लिए मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखे हैं, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द लेवल ऑफ डिटेल स्पेसिफाइड इन टेस्ट केसेस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, ठीक है, या जो हम टेस्ट केस टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं या टेस्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं उसके लिहाज से जो हमारे पास लेवल ऑफ डिटेल्स हैं टेस्ट केसेस के अंदर जो स्पेसिफाई करेंगे वो वेरी कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास टेस्ट केसेस की जो कंस्ट्रक्शन है वो हेल्प कर सकती है हमें इश्यूज़ या गैप्स को के रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो इश्यूज़ या गैप्स हैं और जो है वो टेक्निकल डिज़ाइन इटसेल्फ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रही होते हैं तो उसी के साथ ही अगर हम जो है टेस्ट केसेस डेवलप कर लें तो हमें वहीं पे जो है वो पता लग जाता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या गैप्स आ रहे हैं, और उसका जो टेक्निकल डिज़ाइन है वो इटसेल्फ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। टेस्ट केसिंग उसी टाइम ही कर लेनी चाहिए जब हम रिक्वायरमेंट्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एज टेस्ट केस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वुड मेक टेस्टर्स टू थिंक थोरो थ्रू डिफरेंट पॉसिबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिनेरियोज के, जैसे जबकि जो टेस्ट केस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है तो वो टेस्टर को मजबूर करेगी कि वो उसके पॉसिबल फॉल्स और जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज को के बारे में सोचे, ठीक है। इट इज़ टेस्ट केस
it is a test case against which tester will verify the application is working as expected। कि हमारे पास ये टेस्ट केस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके हमारा टेस्टर जो है वो देखेगा कि एप्लीकेशन जो है वैसे ही वर्क कर रही है जैसे कि उसको करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस टू बी गेटेड डिपेंड ऑन द साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइप ऑफ टेस्टिंग बीइंग परफॉर्म। तो इसका भी यही है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ टेस्टेज जो है नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस हमने कितने डिज़ाइन करने हैं। ठीक है, ये उसका साइज़ क्या वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली उसके बहुत बड़ा नंबर ऑफ़ बहुत ज़्यादा टेस्ट केसेस होंगे। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और जो टेस्टिंग है वो किस तरह की परफॉर्म की जा रही है उसके लिहाज से हमारे पास ये डिपेंड करेगा कि हमने नंबर ऑफ़ टेस्टिंग जो है वो टेस्ट केसेस कितने करने हैं। अच्छा, ये हमारे पास टेस्ट केस की एग्जांपल्स हैं कि अगर हमने एक ETM का टेस्ट केस बनाना है तो उसमें क्या टेस्ट केस हो सकता है। तो एक तो हमने डेफिनेटली क्योंकि हमने ETM की एग्जांपल इस वजह से ली क्योंकि बहुत के कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसमें टेस्ट केस 1 क्या है कि हम सक्सेसफुल कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू रॉन्ग एंगल कि हमने उसको गलत तरीके से इंसर्ट कर दिए हैं, हमारे पास इनवैलिड अकाउंट कार्ड आ गए कि हम ATM की बजाय कोई और मतलब कह लें कि किसी ब्रांड का जो डिस्काउंट कार्ड मिलता है हो सकता है हमने वो एंटर कर दिया हो। ठीक है, इंसर्ट कर दिया हो तो उसकी वजह से अनसक्सेसफुल ऑपरेशन आ सकता है। पिन नंबर अगर हमारे पास गलत आ गया हो या सही है तो सक्सेसफुल एंट्री हो जाएगी, अगर गलत है तो उसकी वजह से अनसक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। ठीक है, अगर तीन टाइम जो है हम गलत मतलब 3 टाइम जो है पिन नंबर हम गलत एंटर करते हैं तो उसकी वजह से भी गलत जो अनसक्सेसफुल ऑपरेशन आ सकता है। या लैंग्वेज की सिलेक्शन के लिए कुछ कहते हैं कि लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है तो जो है उसकी सक्सेसफुल सिलेक्शन भी से हो सकता है। टेस्ट केस अकाउंट टाइप मतलब उसकी सिलेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। और मतलब ये देखें इसमें बहुत सारे और मतलब ये कि सक्सेसफुल विड्रॉल ऑपरेशन ये भी अगर सही होगा तो ये भी एक टेस्ट केस बन सकता है। अच्छा, अनडू टू कैंसिल क्लिक कैंसिल आफ्टर इंसर्ट कार्ड के हमारे पास मतलब ये कि जब हमने इंसर्ट कार्ड कर दिया है और उसकी वजह से जो है हमने उसके बाद कैंसिल जो है वो क्लिक करना है तो क्या होगा। ठीक है, और मतलब इस तरह से इसमें डिफरेंट एरर्स भी आ सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट केसेस जो हैं वो वेब पेज के लिए हैं कि एक तो ये है कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कुछ भी नहीं मांग रहा, इन दोनों में से नहीं मांग रहा तो क्या होगा। तो उसकी टेस्ट जो है वो नहीं ले रहा कि हमने एंटर ही नहीं किया और हमें लॉगिन के पेज के जो ऊपर हमारे पास मतलब फॉर एग्जांपल एक जो बटन है वो यूज़र नेम के लिए, एक हमारे पास पासवर्ड के लिए और नीचे जो बटन बना हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन। ठीक है, लॉगिन का बटन है और यहाँ पे हमने यूज़र नेम एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। अगर हम दोनों में नहीं एंटर करते हो लॉगिन का बटन फॉर एग्जांपल प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है। अगर हम सिर्फ यूज़र नेम एंटर करते हैं तो क्या होता है। अगर हम सिर्फ पासवर्ड एंटर करते हैं तो क्या होता है। अगर हम सिर्फ यूज़र नेम रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं तो क्या होगा। और हमारे पास यूज़र नेम उस वक्त ठीक है और फिर उसके बाद अगर पासवर्ड जो है वो ठीक है लेकिन यूज़र नेम गलत है तो क्या होगा। फिर उसके बाद जो है कि कैंसिल आफ्टर एंटरिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड कि अगर हम ये दोनों एंटर कर देते हैं और साथ में ही कैंसिल का बटन दबा देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, एंटर लॉन्ग यूज़र नेम के हमारे पास एक लिमिट है कि फॉर एग्जांपल इसमें 12 डिजिट्स आ सकते हैं और इसमें लेट से 120 आ सकते हैं। ठीक है, तो 120 से अगर वो एक्सीड करना चाहता है तो क्या होगा, या 12 से पासवर्ड की लिमिट में करना चाहता है तो क्या होगा। अगर तो वो ट्राई करता है कि हमारे पास जो है वो मतलब ये कि कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है पासवर्ड बॉक्स में तो क्या होता है। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल साइन आउट ट्राई बैक ऑप्शन फ्रॉम ब्राउज़र कि अगर हम समटाइम्स ये करते हैं कि हम लॉग आउट कर देते हैं, साइन आउट कर देते हैं और हम बैक करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये भी चेक करना होता है कि वो हमें साइन इन के पेज पे दोबारा उसे लेके जाना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर वो लेके जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं लेके जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ कोई एरर होगा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेड टेस्ट केसेस होते हैं वो हमारे पास टेस्ट स्क्रिप्ट उनको कहा जाता है। ठीक है ना, कि हमने एक फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि अगर उसके अंदर हमारे पास टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने उसको रिफ़ाइन करके लिखा हुआ है टेस्ट केसेस को तो हमारे पास वो टेस्ट स्क्रिप्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास रिलेटेड टेस्ट केसेस और टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो हैं जो है वो अगर हम उनको कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये
ठीक है ना। ये सारे टेस्ट केसेस हैं। अब ये सारे टेस्ट केसेस हैं तो ये रिलेटेड टेस्ट केसेस हैं, तो ये कलेक्टिवली क्या कहेंगे, टेस्ट सूट हम इनको कहेंगे। ठीक है कि ये रिलेटेड टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, अभी तो ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सिर्फ उनके हम लोग ने टेस्ट केसेस, पॉसिबल टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जब हम इनको करेंगे तो वो टेस्ट स्क्रिप्ट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। तो एक ही एक्टिविटी के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि वो क्या है। तो तब तक बस इसकी हम समरी देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने डिबगिंग प्रोसेस को देखा है और टेस्ट केसेस को देखा है। डिबगिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक ब्रूट फोर्स है, एक हमारे पास बैक ट्रैकिंग है और एक कॉज एलिमिनेशन है। ठीक है, और फिर हमारे पास टेस्ट केस को देखा कि टेस्ट केस होते क्या हैं, और टेस्ट केस जो है वो मतलब उनकी एग्जांपल्स देखी हमने कि जो है टेस्ट केस लिखना क्यों ज़रूरी है, मतलब इस तरह की चीज़ें हमने देखी कि एटीएम के अगेंस्ट और वेब पेज के अगेंस्ट टेस्ट केसेस को भी हमने देखा। और ये आज का हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इंशाल्लाह टेस्ट केसेस को उनको राइट अप करना, ठीक है, क्यों लिखे जाते हैं, कैसे बेस्ट के टेस्ट केसेस बेहतर तरीके से लिखे जा सकते हैं, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।